दिस इज मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्निंग विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का चौथा चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट्स क्रिसमस ईव, ये क्रिसमस की शाम है, यानी 25 को जो क्रिसमस होता है उससे पहले वाली शाम 24 की शाम है। एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकानों के बंद होने का वक्त है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, रे ये क्लॉक शॉप के ऑनर हैं और उनकी क्लॉक शॉप अब भी खुली हुई है। स्टिल मीन्स अब भी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, दो शॉपर्स, शॉपर्स मीन्स बायर, खरीदने वाले, तो दो खरीदारी करने वाले आकर देरी से उनकी दुकान पर रुकते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस की शाम आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, लास्ट मिनट शॉपर मीन्स आखिरी वक्त में खरीदारी करने वाले, आखिरी टाइम में खरीदारी करने वाले बहुत से लोग होते हैं जिनकी छोटी छोटी चीज़ें बाकी रह जाती हैं, या बहुत से ऐसे ही लोग होते हैं जो किसी भी फेस्टिवल के वक्त या किसी भी इवेंट के वक्त वो आखिर ही में ख़रीदारी करते हैं। तो आखिर में ख़रीदारी करने वाले वक्त भी अपने घर, लोग भी अपने घर जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, सॉल्ट लेक सिटी यूएसए की जो सिटी है वहाँ पर एक मोटी सी सफ़ेद बर्फ़ की चादर, बर्फ़ की मोटी सी लेयर चारों तरफ फैली हुई थी, यानी पड़ी हुई थी, चारों तरफ बर्फ़बारी थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, लेकिन अब भी इस ओल्ड क्लॉक शॉप में, इस पुरानी घड़ी की दुकान में लाइटें अब भी जल रही थीं। एज रे, क्योंकि रे इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, इसके बूढ़े, एंड डेफ न सुनने वाले, डेफ मीन्स वो ऐसा आदमी, अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू हियर, जो सुनने के काबिल ना हो, जो सुन ना सकता हो। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, काम कर रहे थे एक ऐसी घड़ी पर जिसको उन्होंने उसी दिन सेल किया था, जिसको बेचा था। तो किसी ने हो सकता है ऑर्डर करके कोई गया हो, अब उसको सही गई करके वो उसको देंगे या सेट करके उसको देंगे। तो ये काम कर रहे थे अभी तक उसी दुकान पर और उसी घड़ी पर, ठीक है, और उनकी दुकान अब भी खुली हुई थी। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम को ख़त्म कर लेने के बाद, जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया, रे स्टूड अप, रे खड़े हुए, एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और पीछे वाला जो रूम था, बैक रूम था, वहाँ का रास्ता लिया, वहाँ की तरफ चले, उस तरफ उन्होंने अपना रास्ता बनाया, यानी उस तरफ चल दिए। व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर, तभी ठंडी हवा का एक रश, ठंडी हवा का एक झोंका, फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे से, हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर हिट करता, यानी जब वो पीछे मुड़कर जाते हैं तो सामने वाले दरवाजे के खुलने की वजह से वहाँ से जो हवा आती है वो हवा उनकी गर्दन पर लगती है, और ये कह रहे हैं ठंडी हवा है। क्यों? क्योंकि ये दिसंबर का मौसम है, दिसंबर का मौसम कोल्ड होता है, इसलिए ठंडी हवा का झोंका एक उनकी गर्दन से टकराया। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, वो मुड़े मिलने के लिए एक आखिर में खरीदारी करने वाले शॉपर से। बट हिज ओल्ड वॉइस आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, लेकिन उनकी बूढ़ी और बहुत ही सूझबूझ वाली आंखों ने उनको बतलाया कि जो आया है वो शॉपर नहीं है, जो आदमी आया है, जो खरीदारी करने वाला आया है वो शॉपर नहीं, खरीदारी करने वाला तो नहीं है। ही सॉ टू मेन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50, उन्होंने दो आदमी को देखा, उनमें से एक 20 का था, यानी 20 साल उसकी एज थी, 20 साल के आसपास का था, जबकि दूसरा 50 के क्लोज था, यानी 50 के आसपास का था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, और जो छोटा वाला था, यानी जो 20 वाला था, वो दरवाजे पर अब भी खड़ा हुआ था, दरवाजे पर रुका हुआ था। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और दूसरा जिसकी एज 50 के आसपास थी वो काउंटर के पास आया। अप्रोच मीन्स आया, काउंटर के पास आया, विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी, कोई दोस्ती नहीं थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कुछ खरीदने के लिए आया है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोविंग फेयर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। रे अपने बढ़ते हुए डर को छुपाने पर
पर एबल हो गए, यानी उन्होंने अपनी डर को छुपा लिया कि रात में ये कौन से दो आदमी आए हैं, तो इनका डर बढ़ रहा था, इनका खौफ और बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने उसको किसी तरीके से छुपा लिया। कैसे छुपाया? एज ही स्लोली पुश्ड, क्योंकि उन्होंने पुश कर दिया, बढ़ा दिया एक नोटपैड को। नोटपैड जिस पर आदमी कुछ लिखता है, हर दुकान पे ये चीज़ होती है। और क्या बढ़ाया? एंड ए पेंसिल, और एक पेंसिल बढ़ाया अक्रॉस द काउंटर पर, ताकि क्योंकि जब भी इनके पास कोई शॉपर आता था, कोई बायर आता था खरीदने के लिए, तो ये उसके सामने नोटपैड ही बढ़ाते थे और पेंसिल बढ़ाते थे, क्योंकि जब ये कुछ बोलेंगे और सामने से वो बोलेगा तो ये सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डेफ है, तो ये नोटपैड से काम चलाते थे। वो लिख देगा, यानी खरीदारी करने वाला कुछ भी लिख देगा तो ये समझ जाएंगे कि उसको क्या चाहिए या वो किस लिए आया है। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, उसने अनफ्रेंडली फेस यानी बेरुखेपन से, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ फ्रेंडली लग रहा हो, उसने उसको स्माइल किया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फिर उन्होंने इशारा किया अपने कानों की तरफ, यानी कानों की तरफ इशारा करके बतलाया कि वो सुन नहीं सकते। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और उन्होंने अपने सर को दोनों तरफ दाएं और बाएं हिलाया। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. Quick look of surprise, एक हैरानी की सरसरी नज़र, आश्चर्यचकित होने की एक सरसरी नज़र ने चेंज कर दिया, बदल दिया उस आदमी के चेहरे को, जैसे ही उसने उस नोटपैड को पढ़ा। उस नोटपैड पर पढ़ा, उस पर क्या लिखा था? भाई इन्होंने रे ने लिख रखा था कि आई एम डेफ, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, इसलिए वो फिर मुड़ा और अपने फ्रेंड की तरफ, अपने दोस्त से उसने कुछ कहा। वो फ्रेंड जो 20 एज का था और अब भी दरवाजे पर खड़ा हुआ था, उससे इन्होंने कुछ कहा। दे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और यही चांस मिल गया, यही टाइम मिल गया जब वो उसने पीछे मुड़कर अपने दोस्त से कुछ कहा। इसी बीच में रे को पूरा चांस मिल गया, उन्होंने इस चांस को फ़ायदा उठाते हुए, मौके को यूज़ करते हुए उस मैन को कायदे से देखा। टू लुक क्लोजली, बिल्कुल कायदे से, एकदम अच्छे तरीके से देख लिया। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, बिल्कुल तवज्जो दी, पेइंग अटेंशन, तवज्जो दी टू द शेप ऑफ अ गन, उस गन के आकार पर, गन कैसी बनी थी उसके आकार पर, एंड अ रेस्टलेस हैंड, और एक बेचैन हाथ पर, इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, जो आदमी ने अपने कोट पॉकेट के राइट साइज में अपना हाथ डाले हुए था। तो ये हाथ बिल्कुल अंदर से बेचैन लग रहा था, इधर उधर हिल रहा था। तो इन्होंने उस गन को भी देखा और उसके हाथों को भी देखा जो अंदर बिल्कुल बेचैन था, रेस्टलेस था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, गुस्सा उनके अंदर बिल्कुल फूट गया, बहुत ज़्यादा ये गुस्सा हो गया। बट इट वॉज केप्ट डाउन, लेकिन ये गुस्सा दबा दिया गया, ठंडा कर दिया गया। ये रे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये आदमी इतनी रात में उनके पास ये गन लेकर आया है, लेकिन उनको गुस्सा को उन्होंने दबा दिया। बट इट वॉज केप्ट डाउन, ये आवाज़ दबा दी गई, ये गुस्सा ठंडा कर दिया गया बाई एन इनर वॉइस दैट सेड, एक इनर वॉइस, उनके अंदर से एक आवाज़ निकली, बी स्टिल, बिल्कुल खामोश रहो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। उनका अंदर से दिल बोला कि खामोश रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने गुस्से को दबा लो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू, फिर उन्होंने उस नोट पैड पर लिखा कि मैं क्या आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, आप यहाँ किस लिए आए हो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, ये पहली मर्तबा था जब उस आदमी ने, वो जो आदमी आया हुआ था ओल्डर मैन, उसने डायरेक्ट रे को देखा, रे के चेहरे को देखा और फिर स्माइल किया। एंड क्रूल मॉकिंग स्माइल, ये जो स्माइल थी वो बहुत ही मॉकिंग थी, मजाक उड़ाने वाली थी। एंड क्रूल मीन्स क्रूर थी, निर्दय थी, इसमें कोई दया नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी। They both understood why he was there, why his friend remained at the door, और वो दोनों समझ गए, दोनों के दोनों समझ गए कि वो वहाँ क्यों आया, यानी why his friend remained at the door, और जो उसका दोस्त है वो दरवाजे पर क्यों खड़ा हुआ है, ये बात दोनों के दोनों समझ गए, यानी रे भी समझ गए और वो जो अंदर आया हुआ ओल्डर मैन था वो भी समझ गया। They looked like men who were down on their luck,
और वो लोग ऐसे लग रहे थे, उस आदमी की तरह लग रहे थे who were down on their luck, down on their luck का मतलब जिनकी किस्मत खराब चल रही हो। तो ये जो दोनों आदमी थे जो आए थे, ये ऐसा नहीं कि ये बुरे थे, ऐसा नहीं कि ये क्रूर थे, ऐसा नहीं कि ये क्रूर थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इनकी जो किस्मत है, इनका भाग इनका साथ नहीं दे रहा है, इनका जो फॉर्चून है वो इनके साथ अभी नहीं है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और इसीलिए वो इस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके बारे में उन्हें बाद में पछतावा भी होगा, जिनके बारे में उन्हें सॉरी भी फील होगा, लेकिन वो सब करने के लिए इस वक्त वो लोग तैयार थे। बुरे नहीं थे, लेकिन किस्मत की वजह से ऐसा करने पर राजी थे। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे को ये बात समझ में आ गई, वो जान गए कि जो उनका के विजिटर्स हैं, यानी जो दोनों शॉपर्स हैं, वो बुरे टाइम में है, उनको ज़रूरत है, उनकी किस्मत ख़राब चल रही है। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो राज़ी हो जाते हैं एक पुरानी वॉच को लेने पर, बदले में उसके बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा अमाउंट उसको देने पर। यानी वो ऐसी घड़ी होती है, जिसकी वॉच होती है, जिसको वो लेते हैं, लेकिन वो वॉच इस लायक नहीं होती, उसका ये वर्थ नहीं होता है जितना ये रे उसको पे कर देते हैं। अभी आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मेरी क्रिसमस। तो एक पीस का और अच्छाई का एक मैसेज पूरी तरफ फैल जाता है, हर तरफ फैल जाता है, जैसे ही ये पुरानी घड़ियाँ एज द ओल्ड क्लॉक चाइम्स मेरी क्रिसमस रिंग करती हैं, मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस, जब बधाई देना शुरू कर देती है, जब ये आवाज़ निकलने लगती है सारी घड़ियों से, तो पूरा पीस का मैसेज और गुडविल का मैसेज चारों तरफ स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, जिससे आपने सुना होगा कि घड़ियाँ टिक 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 कर कर बजती हैं। तो सारी जो घड़ियाँ थी उस शॉप पर वो इस तरीके से चल रही थी और बज रही थी। आमतौर पर जो शॉप ऑनर होते हैं क्लॉक के, वो सारी घड़ियों को बंद करके रखती हैं, लेकिन यहाँ पर जो घड़ी थी वो सब चल रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, तभी रे ने बिल्कुल आहिस्ता से, काम होकर, बिल्कुल संतुष्ट होकर आराम से एक दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या तुम कोई क्लॉक यानी दीवार घड़ी या वॉच, रिस्ट क्लाई वाली घड़ी जिसको हम हाथ में पहनते हैं, इस तरह की घड़ी पिक करने आए हो, लेने के लिए आए हो? देन ही पॉइंटेड टू द लोन, रे की दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लोन लिखा हुआ था, फिर उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। देन ही पॉइंटेड टू द लोन, फिर लोन की तरफ इशारा किया, लोन बोर्ड की तरफ। फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, जी जो बिल्कुल भरी हुई थी हैंगिंग क्लॉक से, यानी जिस पर सारी घड़ियां लटक रही थी, सारी घड़ियां उस पर हैंग कर रही थी। और क्या हैंग कर रहा था? एंड पॉकेट वॉचेस, और जेब वाली घड़ियां भी उस पर लटक रही थी, हैंगिंग की हुई थी। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, ये जो रे थे ये पॉन ब्रोकर नहीं थे। पॉन ब्रोकर का मतलब होता है ब्याज पर पैसा देने वाला। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसको ले जाकर वहाँ रख दिया, गिरवी रख दिया, फिर वहाँ से आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो ये पॉन ब्रोकर नहीं थे कि गिरवी रखे किसी की चीज़ को, फिर उस पर ब्याज पर उसको पैसे दे, ये नहीं थे। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड their old watches or clocks before him for anything they could get। ये पाउंड ब्रोकर नहीं थे, लेकिन ये उसी वक्त में वे किसी को नो नहीं कह सकते थे। अगर कोई ज़रूरतमंद इनके पास आता था, कोई नीडी पीपल इनके पास आता था और वो कहता था कि एक चीज़ रख लो और मुझे ये चीज़ कुछ पैसे दे दो, तो ये ना नहीं करते थे। हालांकि ये पाउंड ब्रोकर नहीं थे। Who placed their old watches, जो अपनी पुरानी घड़ियों को या पुराने क्लॉक्स को उनके सामने रख देता था किसी भी चीज़ के बदले, for anything they could get, जितना वो चाहता था। यानी वो घड़ी अगरचे कोई सामान लेकर वो आया जिसकी वर्थ फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ है, लेकिन वो उसको जितना चाहता था उतना दे देते थे। He loaned more than he should, ये कह रहे हैं वो उसको लोन देते थे जितना वो चाहता था, और बल्कि उससे ही बढ़कर, देन ही शुड, जितना वो चाहता था उससे भी बढ़कर। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक, और फिर वो उस घड़ियों को, उन चीज़ों को अपने पास रखे रहते थे और उनको वापस कर देते थे जब उनके ऑनर, जो उनके
जो मालिक होते थे वो इनके पास आते थे कि वो चीज़ हमारी वापस कर दीजिए, तो ये उसको वापस भी कर देते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, उतनी ही कीमत पर जितनी की उनको दी गई थी, यानी वो जो चीज़ इनके पास गिरवी रखी हुई थी उसके बदले में अगर उन्होंने उसको 100 रुपीज़ दिए थे, तो जब वो चीज़ वापस लेकर आता, वो 100 रुपये वापस लेकर आता था, तो उससे नहीं कहते थे कि हमको 110 चाहिए या 120 चाहिए, कि हमने आपके सामान को इतने दिन तक रखा और आपने हमारे पैसों से फ़ायदा उठाया, इसके बदले में वो कुछ नहीं करते थे। जितने का सामान रख कर सामान रखने वाला पैसे ले जाता था, उतने ही पैसे लेकर उसका सामान वापस कर देते विद नो इंटरेस्ट, कोई भी सूद नहीं लेते थे। Then the older man seemed to feel a little easier. Little easier means to feel comfort. ऐसा लगने लगा कि वो जो ओल्डर मैन है जो इनके सामने खड़ा हुआ था काउंटर पर, वो थोड़ा सा कंफर्ट फील करने लगा। Took out his hand from his pocket, और उसने अपने हाथ को अपने पॉकेट से निकाला, and quickly looked at the watch on his wrist, और फिर उसने देखा उस वॉच को जो उसके रिस्ट में, उसकी कलाई में पड़ी हुई थी, जिसको उसने पहन रखा था, उसकी तरफ देखा। How much will you give me for this? आप इसके लिए मुझे कितना दोगे, यानी अगर मैं ये चीज़ आपको दे दूँ, ये घड़ी, ये वॉच मैं आपको दे दूँ, तो आप कितना पैसा मुझे दोगे। द मैन रोट, उस आदमी ने उस नोट पैड पर लिखकर ये बात पूछी। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन हिज ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। रे ने नोटिस किया कि थोड़ी सी शर्म उसकी ग्रे कलर की आंखों में, जो कि रे को देख रही थी, यानी रे को की तरफ देखते हुए उसने ये बात पूछी थी कि हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस। और ये चीज़ को रे ने देख लिया, तो उन्होंने शर्म उसकी महसूस की कि वो शर्मा रहा है, और उसकी यानी अभी से वो सॉरी फील करने लग गया था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। ये जो वॉच थी जिसको उसने पहन रखा था, ये कुछ भी स्पेशल नहीं थी, इसमें कोई भी क्वालिटी खास नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें ग्रेट पावर था। क्या ग्रेट पावर, आगे देखिए। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, कि ये जो वॉच थी इसके बदले कुछ भी एक्सचेंज किया जा सकता था, इससे कुछ भी एक्सचेंज किया जा सकता। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, कुछ भी एक्सचेंज किया जा सकता, अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, क्योंकि ये दोनों लोग जो बैड सिचुएशन से गुजर रहे थे, जूझ रहे थे, सफ़र कर रहे थे, और इनकी किस्मत ख़राब चल रही थी। इस घड़ी को देकर उन्हें कुछ पैसा मिल जाएगा और फिर उनकी बैड सिचुएशन वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो बैड सिचुएशन ख़त्म करने का जो कॉज है, जो वजह है, वो इस घड़ी के अंदर था। इसीलिए कह रहे हैं कि ये इसके अंदर एक ग्रेट पावर था कि वो बैड सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में और गुड सिचुएशन में चेंज कर सकता था। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्राउट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। इस बात को समझते हुए, इस बात को जानते हुए कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ग्रेट नीड जिसको है, और यही चीज़ इस आदमी को मेरे दुकान पर लेकर आई है इन द फर्स्ट प्लेस, पहली मरतबा। तो रे ने पूछा कि आपको कितने की ज़रूरत है, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको कितने की ज़रूरत है। उसने पूछा था कि आप कितना दोगे, इसने पूछा कितने की आपको ज़रूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, एक जवाब उसने नोट पैड पर लिख कर दिया, वॉट एवर इट्स वर्थ, कि इसकी जितनी कीमत हो, ये जितने के लायक हो, यानी इस घड़ी के बदले आप जितना दे सकते हैं, जितना आप देते हैं, जितने की ये लायक है, उतना आप मुझे दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे ने अपना हाथ डाला अपने कैश बॉक्स में, जिसमें वह यानी गल्ले में, जिसमें वो अपना पैसा रखते थे। पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, उन्होंने उसमें से एक $50 का एक नोट निकाला और उस आदमी के को हैंड ओवर कर दिया, उसको दे दिया। एंड दे शुक हैंड्स, और फिर दोनों ने हाथ, एज दे शुक हैंड, और जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, यानी रे ने और उस ओल्डर मैन ने, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, रे ने उस आदमी की आंखों में ये चीज़ देखी, दे सीम्ड टू से, ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाह रहा हो थैंक यू, वो थैंक यू बोलना चाह रहा हो कि आपने मेरी इस बैड सिचुएशन में आपने मेरी मदद की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, दोनों जानते थे
रे भी जानते थे कि इस घड़ी की कीमत 50 रुपये नहीं है, और वो आदमी भी जानता था, वो ऑनर भी जानता था, घड़ी का, वॉच का ऑनर, कि जितना रे ने मुझे दे दिया उतना और मुझे नहीं मिल सकता था कहीं भी, उसकी इतनी वर्थ ही नहीं थी, इतनी कीमत ही नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने के लिए मुड़ने से पहले, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मेरी क्रिसमस, कि मैं बहुत जल्द, जितनी जल्दी मुझसे हो सकेगा, मैं आऊँगा अपनी इस घड़ी को, अपनी इस वॉच को पिक करने के लिए, लेने के लिए, मेरी क्रिसमस। और उसने क्रिसमस की बधाई भी दी। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। ये जो स्टोरी थी यानी रे की और उस आदमी के बीच में जो भी एक सब चला, वो सिर्फ आधे घंटे में ख़त्म हो गया। एंडेड ऑन द हाफ आवर, ख़त्म हो गया। लेकिन ख़त्म होने के बाद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, जब सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगी, सारी घड़ियों के एक साथ बजने के साथ उनकी स्टोरी ख़त्म हुई। यानी वो आदमी दुकान से बाहर गया और इधर घड़ियाँ सारी बजना शुरू हो गई। The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. The timepieces, टाइम बताने वाली चीज़ें, तो टाइम बताने वाली चीज़ यहाँ क्या थी? घड़ी थी। तो जितने भी वॉच थे और क्लॉक्स थे, which had been looking on silently all the while, जो ये सारी कहानी को, जो रे और उस ओल्डर मैन के बीच में चल रही थी, इसको बिल्कुल खामोशी के साथ देख रहे थे, साइलेंटली वो देख रहे थे उसको। अब उन्होंने क्या किया? रैंग आउट, अब बजना शुरू हुए, द टाइम, उस वक्त में, विद सच फीलिंग दैट इवन दे थॉट ही कुड हियर देम, ऐसी फीलिंग के साथ बज रहे थे कि अब ऐसा लग रहा था कि रे जो डेफ हो वो भी इस घड़ी को की आवाज़ों को, इस घड़ी की टिकटिकाहट को और के बजने की म्यूजिक को वो सुन रहे हैं। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, और उन घड़ियों से निकलने वाली मधुर सी आवाज़ और म्यूजिक से भरी हुई, म्यूजिक से भरा हुआ मैसेज, उम्मीद से भरा हुआ मैसेज बिल्कुल फैल गया। ठीक है, होप से भरा हुआ था। म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, एक उम्मीद के साथ भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑन पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, was felt by the three men who stood in the old clock shop. Timeless means कभी ना ख़त्म होने वाला। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला मैसेज था। वो कैसा मैसेज क्या था? पीस ऑन अर्थ, कि जो दुनिया है, इस दुनिया में पीस रहे, कोई किसी को मारे ना, कोई किसी को काटे ना, कोई किसी को रोब ना करे, कोई किसी की कोई चीज़ स्टील ना करे, किसी से कोई छीने ना, कोई डाका ना डाले, कोई चोरी ना करे, और पीस, बिल्कुल अमन, चैन, सुकून, शांति दुनिया में बाकी रहे। टूवर्ड्स, गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और सब लोगों के साथ अच्छाई हो। ये मैसेज उस इन दोनों की बात से और रे और उस ओल्डर मैन के काम से फैल चुका था। वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन, उन तीन आदमियों के जरिए महसूस किया गया। हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो इस ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े हुए थे। तो इनके खड़े होने से, इनके होने से ये एक मैसेज फैल गया। देखो, जब शुरू में वो ओल्डर मैन और वो 20 एज वाला लड़का आया था, तो और उनके हाथों में गन थी। जो आदमी काउंटर पर आया था ओल्डर मैन, उसके हाथ में गन थी। तो इसकी वजह से इनका गुस्सा बढ़ गया, इनका डर बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने उस डर पर काबू किया। और ये जो अपने हाथ में गन लेकर आया था, ये किसी मजबूरी में आया था। ऐसा नहीं कि आदमी हर वक्त बुरा ही होता है। सिचुएशन ऐसी होती है कि आदमी बुरा बन जाता है, गलती नहीं करना चाहता, फिर भी उसे गलती करनी पड़ती है। उसे पैसों की ज़रूरत थी, क्रिसमस का टाइम था, अपने बच्चों के साथ उसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना था, या बीवी के साथ सेलिब्रेट करना था, या फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करना था, तो उसे पैसों की ज़रूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो सोचा कि आकर इस ओल्ड शॉप को लूट लेगा। लेकिन ओल्ड शॉप का जो ऑनर था, उसने ऐसा बिहेव किया उसके साथ, ऐसा उसके साथ व्यवहार किया कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, और वो अपनी उस गलती को जो करने के लिए आया था उससे वो रुक गया और बाज रहा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।